नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करते हैं गर्भिणी ज्वर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गर्भिणी ज्वर। जैसे कि मुझे लगता है आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा के बारे में बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन किया है। आज हम लोग खासकर गर्भिणी ज्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। गर्भिणी में अगर ज्वर की अवस्था हो या गर्भिणी स्त्री में अगर ज्वर निर्माण हो जाता है तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से देखें, किस प्रकार की चिकित्सा की जा सकती है। जैसे कि हमें पता है ज्वर, आयुर्वेद में ज्वर की जो कल्पना की गई है, आचार्य चरक ने बहुत ही विस्तारित रूप से ज्वर चिकित्सा के बारे में बताया है। और ज्वर के कई सारे प्रकार केवल और केवल आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए। ज्वर की उत्पत्ति के बारे में जो स्टोरी है आप सभी को पता है। रुद्र के प्रकोप से, शिव के प्रकोप से, उसके गुस्से से ही ज्वर का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं जाकर ज्वर के हेतुओं की तरफ अगर हम देखते हैं तो ज्वर के जो सामान्य हेतु बताए गए हैं, इसमें खासकर पित्त दोष का प्रकोप माना गया है। पित्त दोष के प्रकोप के कारण या सारे जो भी विषमासन, विषम भोजन या फिर गर्भिणी अवस्था में गर्भिणी परिचर्या, जो मतलब 9 महीने किस प्रकार के सारे आहार विहार का पालन करना है, इसके बारे में बहुत ही विस्तारित रूप से जानकारी दी है। अगर इसका पालन नहीं किया जाता है गर्भिणी स्त्री के द्वारा, या फिर वेद विधारण हो गया, दीवा स्वाप हो गया, श्रम हो गया, अजीर्ण, विषमाशन, या फिर गुस्सा, क्रोध, मानसिक अशांति, अधिक मात्रा में क्रोध करना, शोक है, अधिक जागरण, या फिर ऐसे सभी कारणों से खासकर ज्वर का ये निदान बताया गया है। और इस निदान के चलते गर्भिणी स्त्री में जब पित्त दोष के प्रकोप के कारण, हमें पता है कि मनुष्य शरीर, हम लोग एक विशिष्ट तापमान में हमारा शरीर अच्छे से काम कर पाता है। 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ तक। तो इस तापमान से अगर हमारा तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो हम मतलब मनुष्य वो सहन नहीं कर पाता है, या फिर हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सेल्यूलर लेवल का जो भी सारा मेटाबॉलिज्म है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये परिणाम दिखता है या फिर वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें एक विशिष्ट तापमान में हमारे शरीर को, हमारे शरीर की अवयवों को, कोशानुओं को, सेल्स को, टिश्यूज को काम करने की आदत है। तो तापमान जब बढ़ जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं और इसी स्थिति को हम लोग ज्वर कहते हैं। खासकर गर्भिणी स्त्री के बारे में, जब गर्भिणी को कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि कौन से कल्प का प्रयोग करें और किस प्रकार से इसमें विचार किया जाए या क्या करना चाहिए। तो देखिए कि 100 तक, यानी 99 या 100 तक अगर फीवर है तो माइल्ड इसको हम लोग कहेंगे। 100 के ऊपर जाता है तो मतलब इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आधुनिक शास्त्र में इसको थोड़ा इन्फेक्शन की और से बताया गया है, या जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल टाइप इन्फेक्शन, व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लामेशन, कोई भी बाह्य जीवाणु, विषाणु शरीर में आता है तो इसके चलते ही तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ये विषाणु हमारी गतिविधियों को बाधित कर देता है, फिजियोलॉजी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक टाइप का इन्फेक्शियस डिसीज बन जाता है आधुनिक दृष्टिकोण से। आयुर्वेद में इसको पित्त प्रकोप बताया गया है। जब गर्भिणी में इस प्रकार से तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। 100 के ऊपर चला जाए तो क्या करना चाहिए, या जैसे कि माइल्ड ट्रीटमेंट ही बताई गई है। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बहुत ही अलग तरीके से बताई है। एलोपैथी में ज्यादातर कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है, कोई टेस्ट कराई जाती है। तो क्या क्या संभावनाएं होती है जब गर्भिणी में इस प्रकार से तापमान बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, वायरल या बैक्टीरियल टाइप का ये इन्फेक्शन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग के कारण भी कुछ अलग से खा लिया तो भी फूड पॉइजनिंग का भी एक ये कारण होता है, ज्वर आता है, माइल्ड टाइप का फीवर वहां पर होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शियस डिसीजेस है जिसका कारण भी विषाणु ही है, उसमें भी तापमान बढ़ सकता है या ज्वर की स्थिति आ सकती है। दूसरा एक मुख्य कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो गर्भिणी स्त्री में बहुत बार बार हो सकता है। जैसे इसके साथ दूसरे भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेशाब में जलन है, पेशाब करते समय कुछ वहां पर उसको रुकावट आती है, या फिर रुक रुक कर पेशाब आता है, बार बार पेशाब को जाने की इच्छा है, या फिर वहां पर पेन है। ये यूटीआई इन्फेक्शन भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। गर्भिणी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ स्थितियां यहाँ पर हो सकती है।
माइल्ड अगर टाइप का फीवर है तो उससे गर्भों को नुकसान होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये परसिस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कंटिन्यू रह जाता है, मतलब बहुत दिनों तक टेम्परेचर है, तो कुछ सावधानियां, कुछ वहां पर हमें ज्यादा ये करने की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट वहां पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाएगी। ज्वर के साथ क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं, इसके हिसाब से आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी सी बदल जाएगी। जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑटिज्म वगैरह का भी ये माना गया है, कई आगे जाकर उसकी डिलीवरी में समस्याएं हो सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में कंटिन्यूअस अगर बुखार, अधिक तापमान रह जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन सकती है। वहां पर हमें हमारा ट्रीटमेंट प्लान बदलना होगा। सामान्य तौर पर थोड़ा सा बुखार है, कफ है, कोल्ड है, तो वो हम लोग उसको ज्यादा उसके उस समय चिंता करने की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से गर्भिणी, बट हमें मतलब वहां पे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि जैसे टेम्परेचर कितने कहाँ पर आता है, कैसे आता है, या कौन से स्थिति में, या जैसे मानो कि दिन के कौन से इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के साथ लक्षण क्या है, इसके ऊपर भी हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। जैसे इसके कारणों में मैंने आपको बताया, क्षुधा है, श्रम है, या अभ्यंग, या फिर अधिक मात्रा में कुछ इसका धारण करना, पक्व मल वगैरह, तृण पुष्प गंध के कारण भी, या मानसिक संताप के कारण भी ये ज्वर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि गर्भिणी की अवस्था को देखकर उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग इसको अलग अलग तरीके से वहां पर हमें देखना होगा। सामान्य तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए, कोई भी ज्वर हो, आयुर्वेद में लंघन, दीपन, पाचन इस तरह से ही उसको बताया है, तो वो तो हमें थोड़ा सा फॉलो करना ही है। बट कुछ मेडिसिन या कुछ कल्प, कौन से कल्पों का प्रयोग करना है, ये लिमिटेशंस यहाँ पर गर्भिणी ज्वर में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सबसे पहले तो पहला दिन तो उपवास ही करना है। ट्राइमेस्टर कोई भी हो, ज्वर किसी भी कारणों से आया हो, वहां पर पहले दिन तो हम लोग उपवास ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे उपवास हो गया, तो दूसरे दिन यहाँ पर पेया हमें गर्भिणी को पिलानी है। पेया विलेती मंडक के बारे में हमने बार बार बताया है, जो मुदक और चावल की बनाई हुई पेया का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। पेया इस्तेमाल करते समय, गर्भिणी अवस्था में पेया को बनाते समय उसमें हम लोग लवण नहीं डालेंगे, या स्नेह रहित पेया, क्योंकि स्नेह ज्वर है तो कहीं ना कहीं आम बना है, तो इसलिए स्नेह डालेंगे तो आम और बढ़ सकता है, इसलिए स्नेह रहित और लवण रहित पेया का इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल पतली वाली पेया उसको पिला दीजिएगा दूसरे दिन। पहले दिन अभ्यंग हम लोग उपवास ही करेंगे। अभी ऐसा होता है, मानो कि गर्भिणी अवस्था में उपवास करते हैं, तो ऐसा हमें या घर वालों को चिंता होती है कि इसको थकान ना आ जाए या कुछ वीकनेस ना डेवलप हो, तो या इस अवस्था में हम लोग उपवास तो पूरा ही करना है, बट पानी कौन सा बने। तो ध्यान रखिए, गर्भिणी में शीतल जल बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है, शीतल जल का हमें त्याग ही करना है। जब भी प्यास लगती है गर्भिणी को, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। हम इसको सिद्ध जल दे सकते हैं, शुद्ध शीत जल, यानी अच्छे से पानी को उबाल कर जो ठंडा किया हुआ पानी होता है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। शुंठी सिद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी गुनगुना ही दे पीने को, ठंडा पानी से बचे, जितना हो सके उल्लंघन ही कराए। खान पान ज्यादा देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो कुछ प्रकार के पेय मैं बताऊंगी जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप इसमें उष्णोदक का प्रयोग कर सकते हैं, षडंग पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो भी देंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही हमें देना है। तो इस प्रकार से लंघन की स्थिति में, आप उपवास की स्थिति में पेया दूसरे दिन देनी है। उस दिन हम लोग पेय पदार्थ दे सकते। पेय पदार्थ यानी जूस वगैरह नहीं देना है, फलों का जूस बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं, क्योंकि ये भी आम को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कुछ आयुर्वेद के हिसाब से कोष्ण जल, शुतशीत जल, जो कि आम पाचन करने में भी मदद करेगा, क्योंकि ज्वर चिकित्सा में दीपन पाचन तो बनता ही है, भले वो गर्भिणी की चिकित्सा ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हम लोग उसको पहले दिन उपवास, उसके दौरान शुतशीत जल बताएंगे, दूसरे दिन हम इसको पेया देंगे, स्नेह और लवण विरहित पेया देना है। देखिए, कोई भी जो भी शोधन कर्म बताए हैं, नस्य से लेकर शिरो विरचन तक, वो सारे इंडिकेटेड नहीं है। अभ्यंग भी इंडिकेटेड नहीं है, बट अभ्यंग जैसे कि
नव ज्वर है तो इसमें अभ्यंग नहीं देंगे, बट जीर्ण ज्वर में अभ्यंग इंडिकेटेड किया गया है। बाकी सारे कर्म, वमन कर्म, बस्ती वगैरह भी इंडिकेटेड नहीं है। केवल मतलब 28 वीक्स के बाद हम वहां पर बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि वो सुख प्रसव के लिए बस्ती को आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया है। ज्वर चिकित्सा गर्भिणी ज्वर के बारे में खासकर आचार्य काश्यप ने विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया है। उन्होंने फर्स्ट टाइमिस्टर में, सेकेंड टाइमिस्टर में, थर्ड टाइमिस्टर में किस प्रकार से चिकित्सा दे इसके बारे में भी बताया है। अभी आगे बढ़ते, अभी फर्स्ट टाइमिस्टर में ऐसे ही हमें काम करना है। उसके बाद पहले दिन हमने लवण रहित पेया दिया, फिर यवागु पिला सकते हैं, और थोड़ा सा ज्वर जीर्ण हो जाता है तो मांस रस का प्रयोग करना है। अभी कल्प हम लोग तीनों इसके लिए कल्प एक समान ही यूज करेंगे, वो मैं आगे बताती हूँ। चतुर्थ मास के पश्चात हमें यहाँ पर उसकी गुरुता, लघुता, उसकी कंडीशन, उसकी हालत को देखकर ही हमें विचार करना होगा कि हम लोग किस प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। मध्यम क्रिया करनी, यहाँ पर भी कोई भी तीक्ष्ण उपचार नहीं करना है। फर्स्ट टाइमिस्टर में भी नहीं करना है, सेकेंड टाइमिस्टर में भी नहीं करना है, थर्ड टाइमिस्टर में भी नहीं करना है, बट यहाँ पर खासकर मध्यम स्थिति या मध्यम क्रिया के बारे में बताया है। यहाँ पर चतुर्थ मास यानी सेकेंड टाइमिस्टर में भी शोधन कर्म का उन्होंने निषेध किया है। और सामान्य चिकित्सा क्या है? ज्वर की सामान्य चिकित्सा में खासकर क्या बताया? ज्वर की सामान्य चिकित्सा में जो सारे सारीवादी गण वगैरह है, या जो भी तिक्त कषाय या मानिए मधुर तिक्त कषाय स्कंद के द्रव्यों का प्रयोग खासकर हमें यहाँ पर करना है। कुछ गिने चुने द्रव्यों का ही उपयोग हम लोग गर्भिणी ज्वर में करते हैं। उसमें से है सबसे इंपॉर्टेंट है मधुक, यष्टि मधु, चंदन, उशीर, सारीवा, इन सभी का पद्मक भी ले सकते हैं, पद्मक कमल गण का द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका काढ़ा बनाकर शर्करा, मधु या शहद के साथ इसका काढ़ा बनाकर देते हैं। तो ये सामान्य चिकित्सा कि कोई भी ट्राइमेस्टर में हम लोग दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही ज्यादा कल्पों का प्रयोग करने से हमें बचना है। हम सिंपल काढ़ा बनाकर दे सकते हैं गर्भिणी पूरी ज्वर की चिकित्सा में। मधुक, चंदन, उशीर, सारीवा, मधुयष्टि, इसका काढ़ा बनाकर पद्मक में मिला लीजिए, शर्करा मिलाकर मधु के साथ, शहद के साथ इसका काढ़ा हम लोग दे सकते हैं। चंदन, सारीवा, लोध्र, मुद्रिका काढ़ा बनाकर शर्करा के साथ देना है। दूसरा एक पाठ है सारिका, सारीवा, पाठ या फिर पाठा, तोय, तोयद, फिर इसमें इस प्रकार से सिद्ध जल, इसका थोड़ा सिद्ध जल बनाकर इसको ठंडा कर कर हम लोग दे सकते हैं। यष्टि मधु, चंदन, उशीर, सारीवा, पद्मपत्र काढ़ा बनाकर इसमें शर्करा मिलाकर इसका भी प्रयोग हम लोग दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यष्टि मधु, चंदन, सारीवादी गणों के द्रव्यों का ही काढ़ा जो भी अवेलेबल है इसके हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। अगर गर्भिणी में अतिसार वगैरह मतलब ज्वर के साथ अगर डायरिया है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वहां पर रिबेरादी काढ़ा देने का उल्लेख आयुर्वेद में किया है, आचार्य बताते हैं। अभी ये सामान्य चिकित्सा यानी सामान्य तौर पर काढ़ों का ही प्रयोग करना है। इसके साथ आप तुलसी का काढ़ा, शुंठी का काढ़ा, शुंठी और तुलसी का काढ़ा बनाते हैं तो इसमें शुंठी भी डाल सकते हैं। शुंठी के साथ आप फिर बाद में इसको गुड़, शर्करा, शहद के साथ देते हैं तो भी अच्छा परिणाम मिल जाता है। तुलसी का काढ़ा बहुत ही बेस्ट रहता है, सिंपल तरीका, घर में आराम से तुलसी मिल जाती है तो उसका प्रयोग हम लोग इस गर्भिणी ज्वर में कर सकते हैं। अभी दोषों के हिसाब से, जैसे वात ज्वर है तो जैसे पता है हमें वात ज्वर है तो वात के लक्षण कुछ अलग से मिलेंगे, अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन होगा, या फिर रुक्षता, या फिर वात ज्वर में जैसे कि पित्त ज्वर में हमें दाह संताप होता है तो वात ज्वर में ज्यादा से ज्यादा मानसिक संताप, चिड़चिड़ापन होता है, वायु रुक्ष है, लघु है और शीत भी है। तो यहाँ पर हमें थोड़े उष्ण उपचार करने होंगे, बट उष्ण उपचार मानो अभी उष्णता तो बड़ी है, बट गुनगुना पानी, शुद्ध शीत जल, उष्णोदक, षडंग पानी, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं तो वातदोष ज्वर में बहुत अच्छा बताइए। इसके साथ साथ वात ज्वर में थकान अधिक होगी और ज्यादा गर्भिणी स्त्री को ज्यादा मतलब एक प्रकार से ये लगेगा, उसको थकान ज्यादा लगेगी, कुछ काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक लक्षण ज्यादा दिखेंगे क्योंकि वातदोष रजगुण से प्रभावित है, रजगुण की अधिकता वातदोष में होती है तो वो भी चंचलता, अस्वस्थता यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर विदारी गंध, इसमें मधु, यष्टि, फिर भद्रदारू, इसका काढ़ा बनाकर मातुलुंग, महालुंग के रस के साथ इसको पिलाना बताया है। इसमें हम लोग दशमूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दशमूल तो बेस्ट ही है, दशमूल गर्भिणी अवस्था में भी दे सकते हैं और बाकी सूतिका ज्वर में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है ही है, बट दशमूल का प्रयोग यहाँ पर हम लोग गर्भिणी अवस्था में भी दे सकते हैं। दशमूल का काढ़ा, रासना कल्प, रासना भी इंडिकेटेड है गर्भिणी में तो रासना कल्प के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एरंड भी इंडिकेटेड है, एरंड, वरुण,
और बृहति द्वय मतलब लघु बृहति और बड़ी बृहति, ये सभी का काढ़ा बनाकर हम लोग मधुक के साथ इसको दे सकते हैं। इस पे रासना का कल्क भी मिला सकते हैं। दूसरा है चौथे महीने में हम लोग दशमूल सिद्ध तेल का अभ्यंग करा सकते। पहले 3 महीने में तो अभ्यंग नहीं करना है, बट चौथे महीने में ज्वर कम हो जाने के पश्चात, यानी थोड़ा सा जीर्णता आ जाती है ज्वर में, नव ज्वर में अभ्यंग नहीं करना है। नव ज्वर में हम लोग नस्ते नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वहां पर, बट अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग के लिए भी उन्होंने खास करके सारे द्रव्य बताए, उसमें दशमूल सिद्ध तेल को पकाने को बताया, और खुद वैद्य अपने मतलब अपने यहाँ पर ही वो ये तेल बनाकर ही दे, तो ये अभ्यंग के लिए इंडिकेटेड, यानी खास द्रव्य उन्होंने इसमें बताया, इसका ही उन्होंने तेल अभ्यंग के लिए इंडिकेट किया है। जीर्ण ज्वर है तो यहाँ पर पेया भी इंडिकेटेड है, अभ्यंग इसके साथ पेया और यवागु पिला दीजिएगा। यवागु बहुत अच्छी रिजल्ट, मतलब ग्रुएल्स जो भी है, मंड पेया विलेपी और यवागु, इसका अच्छे से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप यवागु बनाते हैं तो कृत और अकृत दोनों प्रकार की बताई है, तो ये लवण रहित ही हमें बनानी है। यवागु भी लवण रस का प्रयोग नहीं बताया है इन्होंने। यहाँ हम लोग थोड़ा शुंठी डाल सकते हैं इसमें, सिद्ध उसको कर सकते हैं। जो द्रव्य दीपन पाचन आम पाचन के लिए मदद करते हैं उसका थोड़ा मात्रा में प्रयोग हम लोग इस यवागु में बना सकते हैं, इसको कृत यवागु बना सकते हैं। ठीक है। फिर पित्त ज्वर में सारीवादी वर्ग के सारे द्रव्यों का काढ़ा बनाकर, अभी जैसे चंदन, सारीवा, यष्टि मधु, इन सभी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये पित्त शामक भी है। ये सभी प्रकार के त्रिदोष जनित ज्वर में भी ये काम करने वाले हैं। इसमें बल देने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, पित्त का उष्ण गुण जो है इसको कम करने के लिए हम लोग पयस्याज, क्षीरकाकुली, मुद्वका, मधुक, इन सभी का काढ़ा बनाकर हम लोग इसमें दे सकते हैं। फिर जैसे पद्मक आदि गण के द्रव्य है जो पित्त दोष के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, पद्मक है, उशीर है, श्रीपर्णी है, चंदन है, यष्टि मधु है, सारीवा है, इन सभी का काढ़ा बनाकर हम लोग इसका प्रयोग शहद के साथ कर सकते हैं। कफ ज्वर में रासना काढ़ा, रासना दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं मधु के साथ। फिर रासना भद्र दारू का भी काढ़ा बताया है उन्होंने। विषम ज्वर में शुंठी, और फिर बाद में क्षीर भी मतलब दे सकते हैं। जीर्णता आ जाती है ज्वर में तो दुग्धपान भी कर सकते हैं, मांस रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा पोषण मिलेगा। धातुगत जो भी दौर्बल्य है, धातु बल बढ़ाने के लिए हम लोग वहां पर अजाक्षीर का मतलब प्रयोग कर सकते हैं। शुंठी सिद्ध जल का या शुंठी का काढ़ा बनाकर भी यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वातज, पित्तज, कफज, विषम ज्वर के बारे में बताया। अभी कल्प कौन से यूज करेंगे ज्वर में, गर्भिणी में कल्प यूज कौन से करना है, बहुत ही बार बार पूछा गया सवाल है। तो कल्पों के बारे में तो बहुत सिंपल वाले, गुरुची, घनवटी या संशपनी वटी इंडिकेटेड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुची वटी का या संशपनी वटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ गोदंती भस्म देना है। गोदंती भस्म क्यों देना है? बहुत बार हमें ये लगता है कि गर्भिणी अवस्था है तो भस्म नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी गुगुल भी इंडिकेटेड नहीं है, बट जैसे अमृता गुगुल है, अमृता गुरुची इसमें है, तो कुछ समय तक हम इसको दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ गुगुल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लॉन्ग टर्म यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म यूज हम गुगुल का कर सकते हैं, बट इसमें भी कोई कोई गुगुल जो है जैसे त्रयोदशांक गुगुल वगैरह वो टोटली इंडिकेटेड नहीं है, तो वहां पर भी हमें देखना होगा कि कौन से गुगुल का प्रयोग करना है। जैसे अमृता गुगुल हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कल्पों में गोदंती भस्म, संशमनी वटी तो बेस्ट है। सुकुमार घृत दे सकते हैं, सुकुमार घृत इंडिकेटेड है, तो घृत देना है हमें, बट शुरू की अवस्था में नहीं देंगे। तो एकदम पहले 2-3 दिन में घृत नहीं देंगे, क्योंकि स्नेह निषिद्ध काल है, स्नेह लवण इंडिकेटेड नहीं है नवज्वर में, तो वहां पर उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज सेफ, टोटली सेफ है। तालिसादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, वो भी सेफ है, टोटली सेफ है। तो इस प्रकार से ये 3-4 कपों का प्रयोग कर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। सूक्ष्म त्रिफला भी आपको अगर थोड़ा इन्फ्लेमेशन या जैसे बोलते हैं ना कि इन्फेक्शियस है, बैक्टीरियल यूटीआई, अभी उसके साथ जो भी लक्षण है, मानो कि जैसे कि पेशाब की समस्या है, पेशाब में भी जलन है, तो वरुणादि कषाय वहां पर हम लोग दे सकते हैं। शुंठी सिद्ध जल देना है, तुलसी का काढ़ा बनाकर, तो सिंपल सिंपल तरीकों से ही हमें इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रीट करना है, ताकि मतलब ज्यादा दिक्कत हमें ना आए, या फिर गर्भिणी स्त्री को भी कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलसी इंडिकेटेड है, तुलसी का अच्छा उपयोग है। शुंठी इंडिकेटेड है, गुरुची भी दे सकते हैं हम लोग, यष्टि मधु दे सकते हैं। यष्टि मधु का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो जीवनी, ये बल्य अगन में बताई है,
आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का भी इस्तेमाल दीपन पाचन के लिए अच्छा बताया है। यहाँ पर सौम्य रूप में 3 दिन के लिए हम लोग रसपाचक भी दे सकते हैं, जैसे गुरुची है, किरात तिक्त है, नींबू पटोल पत्र है, वो भी प्रयोग में लाए तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन सब का उपयोग कर कर हम अच्छे से ज्वर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके साथ साथ सामान्य तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा एक तो लंघन करना है। आप इसको कोल्ड फर्मेंटेशन लाइक जैसे कोलिन वाटर है, या फिर आप ठंडा पानी से हाथ पैर उसको पोंछ ले सकते हैं, या फिर फोरहेड पर, कपाल पर भी उसके ठंडे पानी की घड़िया पट्टियां रख सकते हैं, काली मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। ये जो घरेलू उपचार है जो हमेशा करते हैं उसको हाइड्रेट रखिएगा। बिल्कुल लंघन भी करना है तो भी पोषण जल के साथ ही लंघन कराएंगे, उसको थकान नहीं आने देनी है। मतलब हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद 3-4 दिन के बाद भी 8 दिन तक आप जो भी उसको खिलाएंगे पिलाएंगे वो सारा फ्रेश ही होना चाहिए। बाहर का खाना वगैरह वो सब इंडिकेटेड नहीं है। उष्ण पान या दिवास्वाप इंडिकेटेड नहीं है। वेगों का धारण वगैरह, ये जो जिन कारणों से जो हेतु बताए गए वो नहीं देने हैं। उसको थोड़ी भूख लगती है दूसरे दिन, लाइक यवागु पेया पीकर भी गर्भिणी स्त्री परेशान होती है, उसको और कुछ चाहिए होता है तो आप लाजा खाने को दे सकते हैं। लाजा पेया भी बना सकते हैं। लाजा का भून कर पाउडर बनाइएगा। लाजा पाया इज द बेस्ट ड्रिंक फॉर जो मतलब तृष्णा, दाह, बर्निंग मिक्सचरेशन वगैरह जो पित्त जनित अगर लक्षण होते हैं तो वहां पर लाजा पेया बहुत ही अच्छा है। आप अमला का भी पेया बनाकर दे सकते हैं। अमला भी इंडिकेटेड है, तो अमला हम लोग पित्त जनित संप्राप्ति में आप अमला फिर जिंजर के साथ, अदरक के साथ भी इसका काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। ये घरेलू उपचार के तौर पर भी है। तो पेया, मंड, विलेपी, यवागु, इसका तो हम बार बार बनाते ही। षडंग पानी आप बिल्कुल दीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं हमेशा से जो सारे पानक हमने बताए थे उनमें से फालसा पानक हम लोग पित्त जनित संप्राप्ति है तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा फालसा का पानक दे सकते हैं। खजूर का मंत्र दे सकते हैं, जो उसको अच्छा भी लगेगा, उसका जो पेन वगैरह है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका हम लोग प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। मुदक यूज का प्रयोग कीजिएगा। मुदक का काढ़ा बनाकर देना है, या दाल का पानी भी आप उसको दे सकते हैं। तीसरे चौथे दिन आप वेजिटेबल का सूप भी दे सकते हैं। मीट का सूप, मांसरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूश बहुत अच्छा है। मसूर दाल का, ग्रीन ग्राम का, चनक का भी मतलब आचार्यों ने वर्णन किया है। आप चनक का भी ये काढ़ा बनाकर, यूज बनाकर दे सकते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में पिपली पिपली एकदम कम मात्रा में शुंठी डालकर इसका प्रयोग करना है। तो पहले 2-3 दिन तो आप पेया विलेपी मंड का ही प्रयोग करिए। फिर तीसरे चौथे दिन अगर ज्वर वेग कम होता है तो यूश या फिर फलका वगैरह का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खासकर काढ़े और यवागु, पेया, मंड, विलेपी, यही सारी चिकित्सा के अंग गर्भिणी में ज्वर में बताए हैं। अभी गर्भिणी ज्वर अगर कॉम्प्लिकेटेड कब बन सकता है, ये ज्यादा दिनों तक चलता है तो ये परसिस्टेंट अगर है तो कुछ सेफ्टी तौर पर हम लोग वहां पर टेस्ट वगैरह कराएंगे। जो भी लक्षण है इसके साथ जुड़े, मतलब अगर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, या फिर पेट दर्द भी है, डिहाइड्रेशन है, या फिर उसमें लूज मोशन हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग बाकी थोड़े से एंगल्स भी देखेंगे, या कोई और अलग तरीके का इन्फेक्शन है क्या। तो बहुत कम बार ये गर्भिणी ज्वर जो है ये पीड़ादायी हो सकता है। कई बार अगर ज्वर पर्सिस्टेंस रह सकता है तो अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है। तो इसीलिए हमें उसको इसी प्रकार से ट्रीट कराना होगा। तो ये सारे ज्वर की चिकित्सा जो है ज्यादा से ज्यादा काश्यप संहिता में उन्होंने, आचार्य काश्यप ने इसको ज्यादा से ज्यादा बताया है। ये अभी आप लोग बताइए, सभी लोगों को नमस्कार। सभी को आपके सवाल बताइए अभी। यस मैम। उषा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सबको। बताइए क्या क्या। रचना जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आप। हाँ मैम, आज मैं रास्ते में हूँ एक्चुअली। नमस्कार मैम। और वैसे रोज ओपीडी का टाइम रहता है। यस 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 यस। जो पेया, मंड, विलेपी, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा बताया है, वो दे सकते हैं हम लोग। दाह वगैरह है तो वहां पर चंदन का काढ़ा, शुंठी का काढ़ा, या फिर सुपोष्ण जल, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी देते हैं तो वो भी प्यास बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। वो सब लोग हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। खासकर यष्टि मधु, अमृता, इसका काढ़ा मधु के साथ, यही ज्यादा से ज्यादा बताया है। और विदारी गंधादिगण में औषधियों के काढ़े में शर्करा मधु मिलाकर पीने को देना चाहिए। शुंठी अजाक्षीर में पीसकर पीने, औषधियों के काढ़े में शर्करा मधु मिलाकर पीने।
जी यस, क्या बोलती है डॉक्टर शशि, बताइए। हाँ जी मैम, एक मिनट। रासना का काढ़ा मधु मिश्रित बनाकर दे सकते हैं। कफ ज्वर है तो पेया मुदग्यूश, ये बहुत अच्छा बताया है। सन्निपातक ज्वर में त्रिदोष शमन चिकित्सा करनी होगी। जी मैम 4th मंथ अगर प्रेगनेंसी का है और पेन हो रहा है तो उस हाँ। वक्त क्या देना चाहिए? पेन यानी कैसा पेन, मतलब ज्वर के साथ पेन या क्या बोल, मतलब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मान लो ज्वर नहीं है, ऐसे ही अगर प्रेगनेंसी में पेन हो रहा है। एक तो होता है कि जब लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, मान ली यूटीआई वगैरह रहता है या हाँ यूरिन के कुछ और प्रॉब्लम होते हैं तो पेन होता है। मान लीजिए हाँ यूटीआई ही अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है और पेन हो रहा है उसकी वजह से, तो एक तो कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं, सिकाई कर देते हैं उस एरिया में। हम्म। और क्या दे सकते हैं? यहाँ पे हम लोग वरुणादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फांट हीम कल्पना का प्रयोग करिएगा। जीरक का फांट है, शुंठी का फांट दे सकते हैं यहाँ पर। फिर सौंफ का पानी दे सकते हैं पीने को। सिंपल सिंपल घरेलू जो उपचार बताए गए वो देंगे। और फिर एक बार हम लोग उसका यूरिन ये करेंगे, हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो ओके। देखेंगे पस सेल्स वगैरह है। पस सेल्स होते हैं तो फिर वहां पे हम क्या किस प्रकार से है देखना होगा। वरुणादि को कषाय दे सकते हैं या फिर गोक्षुर पुनर्नवा का काढ़ा बनाकर भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इस ओके प्रकार मैम, से थैंक यू। एक्चुअली घरेलू ही ज्यादा काम आता है इसमें। आप जैसे शुंठी का है, जीरे का है, धनिया का दे सकते हैं। फेनुग्रिक सीड का पानी दे सकते हैं। गरम मतलब गरम पानी में भिगो कर रखिएगा और फिर उसको अच्छे से हाथ से मसल कर उसको छान कर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भी ये सारे पेशाब की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। पानी भरपूर से पानी पिला दीजिएगा। फिर कुछ यहाँ पर इक्षु रस भी थोड़ा हम लोग दे सकते हैं। आंवले का पानी बनाकर दे सकते हैं। सारे पानक कल्पना के जो भी पानक है, षडंगोदक बेस्ट है। गर्भिणी में भी चलता है षडंगो, तो कोई दिक्कत नहीं आती। उसको भरपूर मात्रा में देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समस्या आती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, हाँ, और एरंड रासना दीजिएगा। रासना कल का दीजिएगा। रासना और एरंड वात का शमन करते हैं ना, तो पेन भी कम होगा। तो रासना सप्तक क्वाथ दिया जा सकता है क्या? रासना सब तक दिया जा सकता है, 3 दिन के लिए दीजिएगा। ओके मैम। यस यस। मैम जो मतलब सेशन होना था लगातार 12 आवर वाला, वो किस दिन होना? नेक्स्ट संडे? वो मंगल नहीं, ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को है, 8 तारीख को, 8 मार्च एक्चुअली को। मैंने अभी एफबी पर देखा तो मुझे लगा ये हो रहा है कि नॉर्मली मेरी इस टाइम कुछ और क्लासेस चलती रहती है, इसलिए मैंने कर नहीं पाती हूँ। हाँ अच्छा, क्या क्या पढ़ रही है आप? मैम एक तो मतलब आयुर्वेद का जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 यस। हाँ, तो कहाँ क्योंकि पे मुझे कौन सी क्लासेस है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस हैं। मैंने एक बार करी भी थी 1 ईयर की, तो अभी मैं दूसरा कर रही थी क्योंकि मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी। तो बहुत सारे लोग को कांटेक्ट किया था शुरुआत में। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई अलग से नहीं सिखाता है, जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं उसी में। तो उसमें ये रहता है नहीं, कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चलता है ना यहाँ पर। एक है ना, आयुर्वेद के भी है। वो अच्छा है ना, वो तो खासकर लेते हैं। उनका बड़ा 1 महीने का क्लास होता है। जी अच्छा, नहीं तो जैसे बेसिक अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब तो फिर पता भी नहीं चलेगा ना। तो मैं मेनली हाँ वही कर रही थी। तो मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो अच्छे से करना है, जैसे कई बार होता है पेशेंट बहुत फंसते हैं, तब उस वक्त मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यूज होता है। ठीक है यस। संपदा जी, आप कैसे ट्रीट करती हैं क्या मैडम? ये फीवर वगैरह में? वो एलोपैथिक दवा, आयुर्वेदिक नहीं मालूम मुझे। अच्छा, क्या देती है? क्लिनिकल जे क्लिनिकल सिम्टम्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स। हाँ, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। हाँ, यस। यूटीआई में मोस्टली नाइट्रोफिरेंटिन, नॉर्फ्लॉक्स किंवा सीफ्यूरो वगैरह से। हाँ यस यस, नॉर्फ्लॉक्स चलता है। यस नॉर्फ्लॉक्स। यस यस। और अपर रेस्पिरेटरी में अजिथ्रोमाइसिन। यस, तुलसी, गुड़ुची, शिरीष, नीम, यष्टि मधु बेस्ट रहेगा आपको। ये सारे एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक सभी काम करते हैं। यस, बाकी हाइड्रेशन मेंटेन करना, वाइटल्स देखना, ये सभी बातें होती है। और किसी का कुछ इसमें बताइए। तुलसी का काढ़ा तो बहुत ही बेस्ट रहता है। ये सभी मतलब कासर है, सारे जंतुघ्न है, दाह प्रशमन है, कृमिघ्न है, सब कुछ है इसमें। तुलसी, शिरीष, गुरुची, यष्टि मधु, नींब इसमें। और परिचर्या का पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता गर्भिणी में ज्वर
बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभार ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा धूप का, उष्ण आहार का सेवन, उष्ण भोजन का सेवन करने से हो सकता है जी। और किसी को कुछ इसमें एडिशन? यस मैम, उषा जी, कनवल जी, कोई केस है तो बताइए कनवल जी। मैडम अभी जो ड्रग बताया आपने उसका कॉम्बिनेशन मिलता है? कॉम्बिनेशन जैसे चूर्ण लाकर हमें करना पड़ेगा, वो अलग अलग चूर्ण लेकर उसका कॉम्बिनेशन बनाकर देना पड़ेगा। कितना चूर्ण लेने का? अभी जैसे देखिए आप, हम लोग गर्भिणी अवस्था में दे रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 10 ml मतलब 20 ml दिन में दे सकते हैं टोटल पूरा। तो इस प्रकार से उसको हम लोग बना देंगे। अभी देखो सभी कॉम्बिनेशन आपने एक पूरे 10 ग्राम ले लिए है ना, तो 10 ग्राम ले लिए है तो उसमें 2 ग्लास पानी लेकर इसमें हम लोग ये 10 ग्राम वाला डालकर इसको उबालकर आधा पकाकर 1/4 पकाकर इसका दे सकते हैं डेली। ऐसे मतलब सभी चूर्ण एक ही समान मात्रा में लीजिएगा, 5-5 ग्राम मात्रा में या 2-2 ग्राम मात्रा में, ऐसा पूरा बनाकर रखिएगा और उसको डेली फ्रेश काढ़ा बनाकर 2 टाइम पीने को दे सकते हैं। ओके थैंक और यू। शुंठी सिद्ध के लिए तो आप शुंठी के लिए छोटा सा, मतलब शुंठी के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको। आप पाव चम्मच शुंठी का पाउडर, और शुंठी, अभी अदरक का सीजन आता है तो शुंठी को मतलब अदरक को खींच कर उसको सुखाकर भी आप शुंठी का चूर्ण बना सकते हैं मिक्सर पर। वो बहुत अच्छा, एक तो घरेलू भी हो जाता है, और कभी भी 1 कप पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा 1 पाव चम्मच डाल दिया, इसको उबाल कर बना दिया तो वो भी बन जाता है। वो भी अच्छा काम करता है। आप देखकर देखिएगा, पेशेंट को बोलकर उसके रिजल्ट देखिए खुद से। हाँ यस ओके मैडम। मैम एक हाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक दूसरा गायनी का क्वेश्चन पूछना था। हाँ मैम नेबोथियन सिस्ट जो होती है लेडीज में, कौन सी? नेबोथियन सिस्ट, NABOTHIN। हाँ तो नेबोथियन सिस्ट में मेनली क्या वजह होती है और क्या क्या देना चाहिए? क्योंकि अगर एलोपैथ के हिसाब से देखो तो उन लोगों को ज्यादा कंसीडर नहीं करते, उनका होता है कि कोई ट्रीटमेंट का लोड नहीं। जैसे पहले मैंने एलोपैथ में भी काम किया था तो वहां पर तो कुछ नहीं बहुत ज्यादा होता, तो एंटीबायोटिक वगैरह चला देते हैं एक्चुअली। और जब गूगल सर्च करो तो गूगल सर्च पर भी नहीं है बहुत ज्यादा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका कहना है कि ये चीज होती है, सभी में होता है, दिस दैट। तो मेनली इसके पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि अभी एक मेरी पेशेंट थी तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो बल्कि यूट्रस आया। तो शी इज अबाउट 39 और 40 ईयर्स ओल्ड। तो फिर मैंने TBS कराया तो उसमें नेबोथियन सिस्ट आया था, और उन्होंने कोई भी मतलब PID की कंप्लेन या UTI की कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करी थी। मेन जो उनकी कंप्लेन थी, कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद में उनको नींद वगैरह नहीं आती थी, मतलब पूरी पूरी रात जागते थे, इस तरह की अभी सारी एक्चुअली प्रॉब्लम। ना जो आप नेगोथियन बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट टाइप का ही हो जाता है ये कभी कभी। लाइक ये सिस्ट जो है सर्विक्स यहाँ पर हो जाती है ना, ऐसे ही पूछना है ना आपको, वही ना? जी मैम। क्रोनिक सर्विसाइटिस मैडम, ड्यू टू हाँ, क्रोनिक क्रॉनिक सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस टाइप में ही इसको बताया है एक्चुअली। आयुर्वेद में तो इसको ये सिस्ट के नाम से ही बता, ओवेरियन सिस्ट के नाम से ही बोल सकते हैं इसको। तो क्या देना है बताइए आप, मैम मैंने सोचा कि आपने एक बार कुबेराक्षवटी बताया था। हाँ हालांकि दे सकते कुबराक्ष, कंचना, चंद्रप्रभा, वरुणादि कषाय, सारे ये हमारे फॉर्मूले हमेशा से जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करेंगे इसमें। अच्छा, मतलब कांचनार इसमें चलाऊं मैं? चला सकते, बट प्रेगनेंसी में नहीं चलाना है, लॉन्ग टर्म यूज नहीं है कांचनार का। नहीं, प्रेगनेंसी तो वो नहीं है जैसे। हाँ तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। हमने इसकी बहुत अच्छे से सारे हमारे लोग ट्रीटमेंट कराते। बताइए सभी लोग, कन्वल जी बताइए। तो क्योंकि सिस्ट को लेकर तो हमने काफी बार सेशंस लिए है ना। मैम जैसे मैं PCOD तो आरोग्यवर्धिनी और कांचनार चलाती हूँ, मेरा पेट है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम चलाती हूँ। बट इसको मैंने सोचा कि लाइक PCOD है, फिर मैंने कहा नहीं कंफर्म और कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं, ये तो सारा भी चलेगा आप जो देती हैं हमेशा से। अभी बाकी हमारे सारे लोग बता देंगे, वो सभी अच्छे से ट्रीट कराते हैं। आपने इसको क्या क्या सारा स्कैनिंग करवाना, फिर जैसे कुछ उसके सिम्टम्स के हिसाब से बहुत सारे कल्प हमारे पास है। वो अवस्था, वय, सब बल वगैरह देखकर हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण से लेकर सारा कुछ, संजीवनी वटी है हमारे पास, पदरांतक चूर्ण है, लोह है, चंद्रप्रभा वटी है,
सारे ऐसे बहुत सारे कल्प हम इसमें कर सकते हैं ओरियन सिस्ट में। जी बताइए। जैसे मैम बताइए सर। पीसीओडी में तो जब मैं देती हूँ तो 3 मंथ मिनिमम मानकर चलती हूँ। पीसीओडी कि में 3 तो मंथ हमें मेरे मांस मेदोपाचक भी देना है, रस रक्त पाचक शुरू में, फिर मांस मेदोपाचक भी देंगे हम लोग, क्योंकि स्थूलता से रिलेटेड है तो मांस मेदोपाचक देना ही पड़ेगा। दीपन पाचन तो करना ही है ना। हाँ ठीक है। मैम, वही मैं जैसे एक बार आपने क्लास लिया था ना तो कुबेराक्षवटी के लिए आपने बताया था ना कुबेराक्षवटी दीपन भी दे पाचन सकते हैं, कुबेराक्षवटी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बेस्ट है। यस। हाँ। अभी तो मेंसेस मैंने कैसे है, इरेगुलर है क्या, वो भी देखना पड़ेगा ना पीसीओडी में, तो इसके लिए थोड़ी सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाती है। जैसे सुकुमार कषाय है, सुकुमार कषाय प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है तो उसमें दे सकते हैं, वो पीरियड को मतलब क्लोजर लाता है, वो ऐसे थोड़ा बदल जाएगा ना आप ट्रीटमेंट। जी बाकी जैसे बताइए। मान लीजिए पेशेंट पूछती है कि मैम इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो नहीं 3 महीने, मैंने कम से कम 3 महीने। ओके, तो हाँ। मैंने कहा एक बार मैं आपके ओपिनियन लेती हूँ कि आरोग्यवर्धनी ज्यादा बेटर है कि कांचन अरे ये कुबेराक्ष ज्यादा बेटर है मैम? नहीं, दोनों का रोल अलग है मैम। कुबेराक्षवटी का रोल और आरोग्यवर्धिनी का रोल अलग है। आरोग्यवर्धिनी सारे स्रोतों के ऊपर काम करती है, वो थोड़ा दीपन पाचन अवरोध जनित संप्राप्ति में है, और कुबेराक्षवटी भी वही काम करती है, बट आरोग्यवर्धिनी थोड़ा पोषण भी करेगी, कुबेराक्षवटी ज्यादा लेखन करेगी। तो इस प्रकार से दोनों का रोल अलग ही है। आरोग्यवर्धिनी तो हम कई बार कई कई अवस्थाओं में चला देते हैं ना, तो उसका रोल अलग हो जाएगा। जैसे है ना? पेशेंट जो है लीन थी नहीं है, पेशेंट मोटी नहीं है, और उनको मैंने सिर्फ 3 फिर दवाएं चलाई आरोग्यवर्धिनी थी। दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी दीजिएगा। और हाँ फाइब्रॉइड की मैम, साइज वगैरह बड़ी है तो कुबेराक्षवटी भी दे सकते हैं, सिर्फ दोनों मैम साथ में भी दे नेगोशिएशन सकते एक्स्ट्रा हैं, है। कोई दिक्कत नहीं है। मैम जैसे उनका ये था कि पहले जो उनको प्रॉब्लम थी उसमें मैंने उनको महाशंखवटी दी थी और अभिपत्ति कर दिया था और अर्जुनारिष्ट दे दिया था, तो उतने ही में उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। जो उनको नींद की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, दिस दैट था, डार्क सर्कल Yes, वगैरह, yes, मैंने डाइट yes. पर मैंने बहुत चेंजेस किए थे कि जूसेस वगैरह बहुत कर दिया था कि जैसे गाजर चुकंदर का जूस लीजिए, पालक का पानी लीजिए, दाल का यूज लीजिए, और मैंने कहा फ्रूट्स फिर खाइए, उसके अलावा भूख लगेगी तो रोटी खाना, वरना रोटी नहीं खाना, और नहीं, सारी आप भारी ना चीजें। दीपन आप रस रक्त पाचक मांस मेदोपाचक का प्रयोग करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसमें आपकी मैम कंचनार, है नहीं रासना, सब कुछ आ सर, से मंगाना पड़ेगा वो सब, मतलब यहाँ नहीं मिलता है चंडीगढ़ नहीं, वगैरह में आप मार्केट। सिंपली ना किरात पटोल पत्र, ठीक है, नींब, किरात तिक्त, गुड़ुची, इनका काढ़ा भी दे सकते हैं, वो सेम कंटेंट है सभी में, ज्यादा से ज्यादा किरात तिक्त, पटोल पत्र वगैरह सभी में सेम ही है, वो दे सकते हैं आप। तो मैम पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा सब? हाँ मिल जाता है, मिल जाता है। और ओके, आपका थैंक सभी यू। का एक एक पेटेंट बताइए, रचना जी आपका, उषा जी आपका, कन्वल जी आपका बताइए, फाइब्रोसिस्ट के लिए, या फिर इसमें हम लोग क्या देते हैं हमेशा से, वो बताइए सभी लोग। मैम सिस्ट में ग्रंथिराज फार्मूला का रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम। कौन सा? ग्रंथिराज फार्मूला जो सर का बताते हैं ना, अरविंद सर बताते हैं, ग्रंथिराज हाँ फार्मूला। हाँ, तो रुद्धि वाटिका उसके वटी भी रिजल्ट में, यूज कर सकते हैं, रुद्धि वाटिका वटी भी हाँ यूज जी कर मैम, सकते मैम क्राव्याद रस भी अच्छा काम हैं। करता है। प्रव्याद रस अच्छा है इसमें, बहुत सारे ये है इसमें, बहुत सारे कल्प हम लोग दे सकते हैं। एक्चुअली मेंसेस की रेगुलरिटी को देखकर ही थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदलती है। पहले तो हमें दीपक पाचक करना ही होगा, और फिर हाँ जी। हम लोग लेखन कार्य भी करेंगे, ऐसे करना होगा, और मेंसेस को देखकर उसमें चलाएंगे थोड़े से कल्प। जैसे मैम वृद्धिवादिका वटी है और कांचनार गुगलू है, दोनों में कौन ज्यादा बेटर होता है? दोनों में कांचनार ज्यादा चलाते हैं लोग, कांचनार को ज्यादा प्रेफर करते हैं वैसे मेरे नहीं, जैसे ऑब्जर्वेशन। मैं तो कांचनार ही चलाती हूँ, और कुछ क्योंकि लोग कह रहे कांचनार हैं इटसेल्फ हैविंग अ रोल इन गंडमाला, अपची वगैरह, उसमें सभी इंडिकेटेड है ना वो, तो इसीलिए उसको हाँ ज्यादा जी, हाँ जी मैम। प्रेफर किया जाता है कांचनार गुरुकुल को। बाकी तो समस्या कोई नहीं, दोनों चलाते हैं, बट कांचनार ज्यादा प्रेफर करते हैं सारे वैद्य लोग, रिजल्ट्स अच्छे मिले होंगे इसलिए करते हैं। ठीक है। नहीं, जैसे मैं तो अपने पेशेंट को पेट चलाती हूँ, मेरा कांचनारी फिक्स है, आरोग्यवर्धनी फिक्स थी। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा जैसा कुछ नया पता चलता है तो मैंने कहा लाओ ट्राई करके देखते हैं, अगर उनके रिजल्ट अच्छे आते तो फिर उनको भी यूज किया जाएगा। मैम सिगरो सिगरो भी डाल सकते हो आप। शिग्रू हाँ का काढ़ा भी अच्छा काम, हाँ, शिग्रू भी उष्ण सिगरो है ना। एंड बुद्धि वाटिका। कांचनार का भी किसी को सूट नहीं होता तो आप बदल के वो वृद्धि वाटिका भी दे सकते हो आप, और ओके सिगरो, मैम। ये दोनों का result अच्छा रहता है। हाँ शिगरू को आप मार्केट में मैम मिल जाता है? मिलता है, टैबलेट भी मिलता है मिलता ना, है, उसका मिलता है, ग्लू मिलता भी है, मिलता है, मिलेगा आपको। मैम शीघ्र ये गूगल में आता है। आता है ना। जी हाँ जी। आता है ना, सिगरू ग्लू भी ऐसे आता मैं है, चंडीगढ़ के पास में मेडिसिन लेकिन कम मिल बुद्धि पाती है वाटिका मैम। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। और Yes, yes. मैम एक अरविंद सर एक और बताते हैं, वो घृत कुमारी का जो पल्प होता है उसको गुड़ के साथ खाने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा।
वो भी बट कर मैम सकते एलोवेरा हर किसी को सूट नहीं करता है। एक्चुअली एलोवेरा कभी कभी क्योंकि वही मेंसेस को देखना पड़ेगा, एलोवेरा को देना है तो मेंसेस प्रोलॉन्ग है कैसे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी अच्छी भी है बट कुमारी की कई बारी ये भी हो जाते हैं ना, कई बारी। जैसे कुछ लोग को ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और हाँ कुछ वही लोग मैं को इसलिए ब्लीडिंग में आराम भी आता है, तो इसलिए मैं एलोवेरा ऐसे नहीं बोलती, सोरस के फॉर्म में भले ले लो, बट जो मतलब कच्चा फॉर्म में है उसके कई बार साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। और मैं ऐसे भी करना ही ना चाहिए वो। जी मैम। हेलो, हाँ जी यस मैम। यस उषा जी। कुमारी जो है ना वो ऐसे भी कंटिन्यू नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली कुमारी थोड़ी सी घृत वो कुमारी भी है, कंटिन्यू नहीं लेना। कोई कोई नहीं है लेना। जी ना मैम। कुमारी, कोई कोई ये कंटिन्यू भी कर करते देती है हैं, ना ऐसा नहीं करना थोड़ी चाहिए। रुक्षता या खरता भी, जैसे रजप्रवर्तिनी वटी भी बहुत समय तक नहीं लेना है ना, तो वो रुक्षता निर्माण कर देती है, ज्यादा लेखन कर देती है, इसी प्रकार से। ओके। और एकदम से स्टिमुलेट भी करती है कुमारी, कई कई बार पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसे भी होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा देखकर ही यूज करेंगे जी। यस। तो और मैम कोई जो केस है? रुचिता अगर ड्रग कर रही हो तो उनको फिर घी के साथ दे दें या दूध के साथ दे दें? किसकी किसको क्या? जैसे जो ड्रग्स रुचिता कर रही हैं, जैसे हाँ मान लो ग्रुप सर तो बोलते हैं आरोग्यवर्धिनी को दूध के साथ देते हैं, तो क्या रजय प्रवर्तनी वटी को भी दूध के साथ दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते हैं, ओके उसके थैंक यू में मैम। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, दे सकते हैं। ओके मैम थैंक यू मैम। यस यस। मैम मगर आपको रज प्रवर्तिनी हाँ किसके लिए यूज करना है? एक्चुअली मेरी एक पेशेंट थी, उसको पहले प्रॉब्लम थी मैम, पीरियड में पेन होते थे, अभी आज भी आई थी, शी इज हार्डली 24 ईयर ओल्ड गर्ल। तो उसको प्रॉब्लम जो है उस तरह के साइन सिम्टम्स हैं, जैसे वात वगैरह की परेशानी थी, या वात रक्त भी कह सकती हूँ, ज्वाइंट्स वगैरह में पेन रहता था, स्वेलिंग थी। अभी आज जब आई थी तो पैरों की उंगली में ब्लिस्टर टाइप के फॉर्मेशन हो गए थे, तो मैंने दवाएं चलाई थी तो उसको काफी आराम आ गया था। फिर से जनवरी से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो अभी आई थी तो मैंने कहा बेटा एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं सर के फॉर्मूले का वही आम पाचक रस पाचक पाचक वगैरह चलाने को सोच रही हूँ। आम पाचक बस सही है मैम, आप रज प्रवर्तिनी मत यूज कीजिए, आम पाचक कीजिए। एक्चुअली रजा प्रवर्तिनी ज्यादा यूज नहीं करना है, और मतलब रज वो प्रवर्तिनी के बदले आप है ना कन्या लहौदी यूज कीजिए ज्यादातर। कन्या लोहानी यूज हाँ, करिए बहुत। क्योंकि रज प्रवर्तिनी 5 दिन के, मैं जैसा बोल रही, मैं या जैसे फिर नष्ट पेशेंट को पुष्टांतक वैसा रस भी काम करेगा, नष्ट पुष्टांतक रस भी दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो आप कन्या ओके मैम। लोहादी देंगे तो अच्छा रहेगा। और आम पाचक मैं बटी, आप आम पाचक बोल रहे हैं ना, वो एकदम सही है। ओके, वो ना मैंने 3 दिन बस ठीक है चलाती ना? थी रजय प्रवर्तनी वटी, और 2-3 साइकिल में चलाया था मैक्सिमम मैंने, मतलब हाँ और भी प्रॉब्लम उसकी थी एक्चुअली। तो मुझे हाँ लगा कि पहले ये समझ में मुझे लगा कि पीरियड के ब्लड रुके हुए होंगे, हो सकता है इसलिए बॉडी में इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम है जैसे बच्चे के, क्योंकि 2 साल से पेशेंट आ रही थी। पर अभी मुझे लगा नहीं, उसका आर फैक्टर लेवल पर वगैरह पर हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम हो, हाँ, क्योंकि हो जिस तरह सकता है। के, तब मैंने कहा ठीक है फिर उसमें तो मैम अगर मान लीजिए आम वात है या वात रक्त है, तो वहां पर तो आम पाचक रस पाचक रक्त पाचक बेटर होगा। हाँ जी है, दे सही है सकते मैम, हैं एकदम। रस रक्त तो पाचक दे सकते आज मैंने उसको महामंजिष्ठा दी, महारत्न मतलब रासना सप्तक, ये सब चीजें अभी चलाई थी। मैंने कहा ब्लड प्यूरिफायर कुछ टाइम के लिए चला कर देखते हैं, क्योंकि पित्तज विकार बहुत ज्यादा है उसको। हाथ पर वैसे ठंडे रहते हैं, पर बॉडी के अंदर जो साइन सिम्टम्स और चीजें आती है निकल निकल करके, वो सारा पित्तज निकल कर आता है। हैं। उसको तो थोड़ा उस सा समय तो मैंने पित्तदाह शमन के लिए, पित्तज के इसके लिए थोड़े से कुछ ये बताइए ना, धनिया का पानी, जीरा का फांट वगैरह ऐसे भी कुछ दीजिएगा ना पित्त शमन के लिए। गुलकंद खाने को लगाइए, बेस्ट रहेगा, गुलकंद पित्त के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओके मैम, तो मैंने आज उसको चंद्रप्रभा वटी भी इसीलिए लिख दिया था, क्योंकि बीच में उसको यूरिन अभिपत्तिकर की थोड़े प्रॉब्लम। दिन चलाइएगा, गुलकंद अभिपत्तिकर, तो पित्त का मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ओके मैम थैंक यू मैम। यस यस। सो आई थिंक आज हमारे गर्भिणी ज्वर के लिए स्वाति जी नहीं आई। स्वाति जी बहुत दिनों से चल रही थी गर्भिणी व्याधि के लिए, क्योंकि उनके पास केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। गर्भिणी ज्वर को लेकर हमने चर्चा की है, तो बस थोड़े प्रिकॉशंस और ज्यादा से ज्यादा सिंपल ट्रीटमेंट, उपवास, लंघन, पेया, यवागु, विलेपी, इन सभी का प्रयोग, यही उसकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, 1 सेंटेंस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो यही है। ठीक है, फिर अगर कोई किसी का केस नहीं है तो फिर आज के लिए रुकते हैं। परसों के दिन हमारा ये ये है पूरा, तो उस सभी में आपको सभी को आना भी है। और फिर कल मैम भी एक कितने बजे सेशन से है? 9 बजे से, सवेरे 9 बजे से। और कल भी एक सेशन है हमारे प्रेमवती तिवारी मैडम के इसका, तो देखती हूँ, मैं कंफर्म कर देती हूँ, वो भी कल होगा शाम में। ठीक है, फिर आज के लिए रुके। तो मैम ये सेशन मतलब ट्यूसडे के बाद भी कंटिन्यू रहेगा हमेशा शाम को 6 बजे?
अब हाँ, बट आप ग्रुप में आइए ना, ग्रुप में जुड़ जाइए ना आप, मतलब मैम ग्रुप में हूँ मैं। गायनी के ग्रुप में है अभी आप? नहीं मैम, गायनी के ग्रुप में नहीं हूँ, मार्च ग्रुप में हूँ। नहीं, वो तो क्लिनिकल संभाषा वाला रात का ग्रुप होगा ना, ये गायनी का भी अलग है ना ग्रुप। इस अच्छा, तो इसका कैसे होगा मैम? वही जैसे आप क्लिनिकल संभाषा का करती है ना, उसी प्रकार से इसका भी गूगल फॉर्म भर कर ही करना है आपको। ओके। हाँ, तो मतलब गायनी के सारे ये लोग रहते हैं ना गायनी के ग्रुप में। ओके ठीक है, मैम, ठीक है मैम। ओके, चलिए फिर ओके। आज के लिए रुक जाते हैं। ओके, नमस्कार सभी। जी मैम, जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू मैम।